नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज और शिक्षा की यूनिट 3 के बारे में। ये जो यूनिट 3 है यह कुल 15 अंक की हैं और इस 15 अंक में जो बड़े प्रश्न हैं और जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आपको करके आने हैं, उसके लिए यह वीडियो आपको पूरा देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ना ही है और बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ आप जान के जाए, ताकि पेपर में यदि कोई इससे रिलेटेड प्रश्न आपको न आए तो आप उस प्रकार उस समय क्या चीज़ें करें ताकि आपका प्रश्न गलत भी नहीं हो और आप सही प्रकार से लिख के भी आ जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से। पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि सेक्स जिसे हम प्रालिंग कहते हैं और जेंडर जिसे सामाजिक लिंग कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इसे इस प्रकार ही लिख के आए, जैसे कि जो सेक्स होता है उसे हम प्राकृतिक लिंग कहते हैं जो जन्म से हमें मिलता है, जबकि जो जेंडर होता है वह एक सामाजिक अवधारणा के रूप में है। तो क्या है, समझना शुरू करते हैं। पहला, बच्चों को जन्म से ही जो लिंग मिलता है कि वह पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग, यानी कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, यह चीज़ प्राकृतिक लिंग कहलाता है। जबकि बच्चों को जन्म से नहीं, जबकि मनुष्यों के द्वारा एक अवधारणा बना दी जाती है कि यह काम पुरुषों का है या महिलाओं का है, यह जन्म से नहीं मनुष्यों के द्वारा बनाई गई अवधारणा है जिसे हम सामाजिक लिंग कहते हैं, जिसे हम जेंडर कहते हैं। सेक्स एक स्थायी लिंग होता है जो स्थान, समय, परिवेश, परिस्थितियों आदि से बदलता नहीं है। जैसे कोई महिला है, कोई पुरुष है, यह महिला या पुरुष होने का जो लिंग का जो गुण है वह स्थान के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदलेगा। जबकि जो जेंडर का गुण है वह परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, काम करने के तरीके से बदल जाएगा और समय अनुसार भी बदलता रहता है, क्योंकि ये समाज ने बनाया हुआ लिंग है, ये वास्तविक लिंग नहीं है। अगला है कि इसका संबंध जैविकीय या फिर शारीरिक संरचना से है और इसका संबंध समाज से है, जहाँ समाज द्वारा इसकी उत्पत्ति की जाती है, अन्यथा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये जो आपका प्रालिंग है, प्राकृतिक लिंग है, जो सेक्स होता है, यह इसका संबंध भूमिका निर्वहन से नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की भूमिका निर्वहन नहीं है। जबकि भूमिका निभाना, जैसे महिला या पुरुष का कैरेक्टर निभा रहे हुए महिला पुरुष की तरह जो भूमिका निभा रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो सामाजिक लिंग में यानी जेंडर में आता है। यह ऐसा सेक्स यानी कि प्रालिंग में नहीं पाया जाता। तो आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया है कि प्रालिंग और सामाजिक लिंग में क्या अंतर है। अब हम पढ़ते हैं कि जेंडर क्या है और जेंडर का सामाजिकरण पे किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है बिल्कुल वही 4 पॉइंट आप यहाँ काम में लीजिए कि जेंडर क्या है इसको बताने में। और उसके अलावा अगला हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कि जेंडर का क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिकरण पे। तो इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही छोटे छोटे बिंदु बना के हमें लिखने हैं। जैसे कि जेंडर की सामाजिकरण में भूमिका हम विद्यालयों में अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, जहाँ वातावरण में खेल कूद और पाठ्य सामग्री की जो क्रियाएं हैं उनमें बालकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ लैंगिक आधार पे भेदभाव कर दिया जाता है, उनको उस आधार पे भी खेलने से या पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई जो सह क्रियाएँ हैं उनसे भी उनमें भेदभाव किया जाता है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज होने के कारण बालिकाओं को कई कार्य करने से रोक दिया जाता है, उनको अयोग्य बताया जाता है। अतः उनका जो सामाजिकरण है बालिकाओं का वह संकुचित यानी एक छोटे क्षेत्र में रहकर सिमट जाता है। राजनीति का भी क्षेत्र, चाहे आज हम कितनी भी बात करें कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, किंतु यह उनके सामाजिकरण में उतनी इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस अनुपात में उनकी भागीदारी होना चाहिए वो उस अनुपात में आज भी नहीं हो पाई है। जेंडर जो होता है उसमें जो भेदभाव है वो सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक, पोषण, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है। इस वजह से जो बालिकाओं का सामाजिकरण है उस पर असर पड़ रहा है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। और यदि हमें सामाजिकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र उनमें बालकों के समान ही बालिकाओं को भी समान अवसर देना पड़ेगा और समान स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो यह जेंडर क्या है और उसका सामाजिकरण पे क्या असर पड़ता है यह हमने समझ लिया है। आगे देखते हैं
कि पितृसत्ता को जो बढ़ाने वाली संस्था है, बढ़ावा देने वाली संस्था, वो कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न हमारे टाइम पे जब हमने बीएसटीसी की है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2020-21 में, तब भी यह प्रश्न आया था। और अभी इस वर्ष के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताइए पितृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए कौन कौन से आधार स्तंभ हैं या किसे हम बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कहेंगे। तो संस्थाएं, सबसे पहली जो संस्था है वो है परिवार। परिवार सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पितृसत्तात्मक संस्था है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक मूल्यों को तो बढ़ावा देती हैं और जो माता के मूल्य हैं उनको बढ़ावा नहीं देती हैं। लड़कों को शुरू से ही परिवार में रौब जमाने वाला या प्रभावी होना वहाँ उनको बताया जाता है, जबकि लड़कियों को केवल शांत रहना और घरेलू काम करने के योग्य ही उनको बताया गया है। तो परिवार इस प्रकार से महिलाओं को कुचल रहा है, उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देता है। दूसरा है धर्म। धर्म क्या कर रहा है कि आधुनिक जितने भी धर्म हैं वो पितृसत्तात्मक हैं, जहाँ पुरुषों की प्रधानता है, और इस तरीके से धर्म को प्रेजेंट किया जाता है कि यह सब ईश्वर की इच्छा है, महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं है, महिलाएं वही करेंगी जो पुरुषों को द्वारा किया जाता है। और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी ये जो धर्म है वह विवाह करने, तलाक लेने और उत्तराधिकारी कौन बनेगा इस चीज़ को भी प्रभावित कर रहा है। अगला है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था खुद पुरुष प्रधानता की ओर हैं, जो पुरुषों के ही पक्षधर में हैं। यहाँ संपत्ति पे नियंत्रण पुरुषों का ही है और वह इस चीज़ के भी पक्षधर में है, कौन? कानूनी व्यवस्था। अगला है आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्था जैसे बैंकिंग, लोन, फाइनेंस आदि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, इनमें भी पुरुषों की ही प्रधानता देखने को मिलती है। और आर्थिक गतिविधियों पर और संपत्ति पर किसका अधिकार है या किसका नियंत्रण है, वो है पुरुषों का नियंत्रण। इस वजह से महिलाओं को आर्थिक जो है उन्नति या संपन्नता भी नहीं मिल पाती है। फिर अगला है राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्था जैसे ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद आदि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, वहाँ भी पुरुषों का ही बोलबाला है, महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। जब महिलाओं की भागीदारी है ही नहीं तो महिलाओं के लिए आवाज़ कौन उठाएगा, उनके पक्ष में बोलेगा कौन? अगला है जनसंचार के माध्यम। तो छठा बिंदु है हमारा जनसंचार का माध्यम। यह जनसंचार के माध्यम क्या क्या होते हैं? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, मोबाइल आदि जो पत्रिकाएं वगैरह हैं ये इसमें शामिल होती हैं। और यहाँ सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि महिलाएं जो है दयनीय स्थिति हैं, महिलाओं की छवि खराब हैं या उनकी दशा को अच्छा नहीं बताया जाता है। तो ये सभी कारण हैं जिसके वजह से पैतृक प्रभाव ज़्यादा हावी है और मातृसत्तात्मक प्रभाव कम है। फिर अगला है भारत में बालिका की शिक्षा जो है उसको क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं और इसका समाधान क्या है। तो हम इस प्रकार से समझेंगे कि पॉइंट्स बना के हमने लिख लिए हैं कि सबसे पहला तो ये है कि माता पिता निर्धन हैं, जिस वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। दूसरा है इस इलाके में माता पिता रहते हैं दुर्गम इलाके में, जहाँ पढ़ाई या शिक्षा जो है संभव नहीं हो पा रही है। अगला है कि माता पिता की सोच अच्छी विकसित नहीं है, वो अभी भी ये समझते हैं कि बालिकाएं तो उस अतिथि या बोझ की तरह हैं जो कुछ समय के लिए उनके पास है, बाकी वो दूसरों के यहाँ चली जाएगी, यानी कि वो इस बालिकाओं को पढ़ाना धन की बर्बादी समझते हैं। फिर अगला है बालिकाओं के लिए जो स्कूल हैं, जो कन्या विद्यालय हैं, उनकी भी कमी है। इस वजह से बालिकाओं को उतनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। कई बार तो बालिकाओं की पढ़ाई के अवसर ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि अगर सोच पिछड़ी है तो फिर वो बालिकाओं की जगह बालकों को ज़्यादा पढ़ाना प्रेफर करते हैं। अगला है महिला शिक्षिकाओं की कमी है, जिसके कारण अभिभावक जो हैं प्रेरित नहीं होते हैं कि हम अपनी बालिकाओं को पढ़ाएं। अब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि कन्या विद्यालयों की स्थापना करवाएं। जो ग्रामीण और दुर्गम स्थान हैं जहां पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही है, वहां भी शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, होम साइंस, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और घरेलू विषयों को जोड़ा जाए, ताकि महिलाएं इन क्षेत्रों में भी निपुणता हासिल करके इस क्षेत्र में व्यवसाय की उन्नति कर सकें। बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों की भर्ती करवाई जाए, और ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि माध्यमिक स्तर पे हो। हमारे विद्वान ये मानते हैं कि माध्यमिक स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हमारे राजस्थान में उल्टा हो रहा है। अभी L1 की जो भर्ती निकली उसमें बालिकाओं की भर्ती की जो है वो 50% आरक्षण की मांग की जा रही है, जबकि साफ साफ शिक्षाविद ये कहते हैं कि बड़ी जो माध्यमिक स्तर है वहाँ उस लेवल पे महिला शिक्षकों की आवश्यकता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टीचर हैं उनकी संख्या में महिलाओं में जो हैं वो बहुत कमी है। जैसे विज्ञान पढ़ाने वाली, गणित पढ़ाने वाली, अंग्रेजी पढ़ाने वाली विषयों में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। अगर इनमें बढ़ावा दे तो उन्हीं से प्रभावित होकर जो आगे हैं, जो पढ़ाई हैं बच्चों की, वो माध्यमिक स्तर के बाद भी, बच्चियों की वो माध्यमिक स्तर के बाद भी हो पाएगी। वो उनसे प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके उनके जैसा बनना चाहेगी।
और बालिका देश के विकास में सहायक हैं, इस चीज़ को बताना पड़ेगा, उनकी इस चीज़ के प्रति जागरूकता लानी पड़ेगी। व्यावसायिक जो शिक्षा है, वो जो वोकेशनल एजुकेशन है, वहाँ भी आपके महिलाओं का योगदान सुनिश्चित करवाना चाहिए। गरीबी क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसके कारण क्या है कि गरीबी क्यों होती है, तो समझते हैं। सबसे पहले गरीबी क्या होता है। गरीबी को हम निर्धनता कहते हैं, तो यह जीवन जीने के साधन या इस हेतु धन के अभाव को कहने की स्थिति है, यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ जीवन जीने के लिए साधनों की कमी है, संसाधनों की या धन की कमी है। गरीबी उन सभी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जहाँ व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए उसको चाहिए होती हैं। हम यह कह सकते हैं कि गरीबी का मतलब ये है कि भोजन, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन उस व्यक्ति के पास नहीं है, तो वह गरीबी का अर्थ ये हो गया। अब यदि पूछे कि बताओ गरीबी के प्रकार क्या क्या हैं, गरीबी कितने प्रकार की होती है, तो गरीबी दो प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। एक तो जो इन दोनों की गरीबी जो है, इनका सीधा संबंध धन से और उपभोग से है कि धन जो है इसकी कमी है और संसाधनों के उपभोग का जो है इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण गरीबी क्या होती है। तो पूर्ण गरीबी को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जहाँ आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, वो तो तरक्की कर रही है, चाहे वो कितनी भी सफल या समृद्ध क्यों ना हो। घोर गरीबी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वह उस देश की प्रगति में आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं उस समृद्धिता का फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये है पूर्ण गरीबी, जहाँ एक तरफ तो देश इतना समृद्ध है कि उसके पास हर चीज़ है, किंतु वह घोर गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन नहीं बदल पा रहा है। दूसरी ओर सापेक्ष गरीबी वो होती है जहाँ परिवार के पास, व्यक्तियों के पास कुछ पैसा तो है, लेकिन वह उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने योग्य उतना नहीं है। तो ये है सापेक्ष गरीबी। अब हम समझते हैं कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं। पहला तो है असमानता। असमानता का तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा जिसका उपयोग, असमानता हम इसलिए कह सकते हैं जिसका उपयोग हम व्यवस्थित बाधाओं का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसके कारण सभी लोग बराबर आर्थिक संपन्न नहीं हैं। किसी के पास आर्थिक संपन्नता ज़्यादा है, किसी के पास कम है। दूसरा है अपर्याप्त औद्योगिकरण का प्रभाव। भारत में औद्योगिकरण की दृष्टि से हम आज भी उतने अच्छे विकसित नहीं हो पा रहे हैं और हमारे देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और उद्योगों में हम पिछड़ रहे हैं। तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। अगला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और उस वजह से लगभग पिछले जो 50 वर्ष हैं वहाँ जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ गई, किंतु उस हिसाब से जो हैं आपके रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए हैं तो गरीबी देखने को मिल रही है। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में लोहा, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। साल भर बहने वाली नदियां हैं, जरूरत के हिसाब से पन बिजली यानी कि आपके बिजली उत्पादन करने के संसाधन हैं, लेकिन इनका सही प्रकार से नियोजन नहीं किया जा रहा है और जो लाभ इनमें काम करने वालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी गरीबी हो रही है। फिर अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि भूख भूखमरी बढ़ रही है। अब भूखमरी बढ़ रही है, किसी स्थान पे बाढ़ आ रही है, किसी स्थान पे जो है पानी ही नहीं है। इस कंडीशन में जो है लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी जो है दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। तो ये जो है एक कारण हो चुका है जलवायु परिवर्तन की। एक स्थान विशेष में कोई भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इन अभावों में लोगों के पास रहने की इनकी व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही है। अगला है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। तो परिवार और संचार प्रणाली प्रभावी रूप से अभी स्थापित नहीं हुई हैं। सड़क परिवहन भी अपर्याप्त है, रेलवे की स्थिति भी बद से बदतर है। सड़क और रेल परिवहन की के कुशल विकास की कमी का कारण हो चुका है कृषि विपणन का अप्रभावी होना। उद्योगों को समय पर बिजली और कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो रही, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपके गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि उनके लिए मजदूरों की आवश्यकता तो है, किंतु वह कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होने के कारण वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो कई सारे इसमें कारण हो चुके हैं। यदि आपसे पूछे कि आपको और भी कारण पता है तो आप उनको लिख सकते हैं। फिर एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या स्कूल पलायन करने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला तो है कि आर्थिक कमजोरी है। स्कूल के जो बच्चे पलायन करते हैं
वो सबसे बड़ा कारण यहाँ है उनके लिए कि माता-पिता उनके आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं है। दूसरा है, कई सक्षम परिवार तो हैं, किंतु वह इसलिए बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ लिख कर क्या लेंगे, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो अनपढ़ हैं, उन पे शिक्षा का महत्व उनको पता नहीं है। फिर अगला है, सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा बन के चुका है कि लोग समाज में शिक्षा ग्रहण करने को अच्छा नहीं मानते हैं। अगला है विद्यालय वातावरण। विद्यालय में शिक्षकों का डर ज़्यादा होना या सही तरीके से उनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाना भी जो है एक कारण है कि बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और फिर आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। अगला है पलायन और विस्थापन। व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करता है और वहाँ जाकर रहने लग जाता है, जिस कारण उसके बच्चों की जो पढ़ाई है वो छूट जाती है, बीच में अधूरी रह जाती है। तो ये कुछ कारण हैं, हमने आपको समझाए हैं। तो इसी प्रकार यदि आप इस यूनिट के और भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी सीरीज से छोटे प्रश्न जरूर पढ़ें। बड़े प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं, केवल एक बड़ा प्रश्न आप अपनी सीरीज से पढ़ के जाएं, जो है कि जेंडर पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि किसी जेंडर यानी जैसे बालिका है तो उसके प्रति पहले पूर्वाग्रह, ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं कि जैसे महिलाएं गणित नहीं पढ़ा पाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं को गणित पढ़ने का अवसर दिया जाएगा तो वो क्यों नहीं पढ़ पाएगी। तो पूर्वाग्रह क्या होता है कि कोई भी चीज़ धारणा जो है किसी जेंडर विशेष के बारे में बना दी जाती है और उस चीज़ के लिए फिर समाज जो है उसको वैसा ही मानता है कि ये शुद्ध सदियों से चली आ रही परंपरा है, इसको नहीं तोड़ा जाता है, तो ये जेंडर पूर्वाग्रह होता है। तो ये करके आप समझ लीजिएगा और अपनी पासबुक से 5-6 पॉइंट पढ़ के जाइए और यह यूनिट पूरी आपके कवर हो चुकी हैं। और थर्ड यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने बड़े बड़े देख लिए हैं, और छोटे जो प्रश्न हैं एक एक लाइन के, दो दो लाइन के और MCQ आप अपनी सीरीज से जरूर पढ़े। तो 3 यूनिट में आपको मैंने 45 नंबर का मैटर समझा दिया है कि किस प्रकार से पढ़ के जाना है और क्या पढ़ के जाना है। अब आपके हाथ में है कि यदि आप पूरा अच्छे से पढ़ के गए हैं तो जरूर पास हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे अंक आपके प्राप्त हो जाएंगे।